नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीर द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त हो। डियर सभी को गुड आफ्टरनून, वंदे मातरम, जय हिंद। डियर आज हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या कोई भी ऐसा एग्जाम आप देने जा रहे हैं जिसमें ईवीएस या पर्यावरण जगत से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो उसी एग्जाम के लिए है। वीडियो पर पहली बार जितने भी लोग आए हैं अंत तक वॉच कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। डियर अगर वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। डियर तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है खाद्य जाल, खाद्य नेटवर्क, जैव भार का पिरामिड या पौष्टिकता। तो एक दूसरे से क्या जुड़ी जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो खाद्य जाल कहलाती हैं, यानी कि फूड वेब। अब आप समझेंगे कैसे कि एक दूसरे से जुड़ी हैं, तो बता देते हैं आपको। जैसे क्या, ये मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ पर कौन निर्भर होता है? शाकाहारी जंतु होते हैं, जैसे मान लीजिए खरगोश या टिड्डा। और खरगोश या टिड्डे को कौन खाता है? तो बिल्ली या लोमड़ी खा लेती है। बिल्ली या लोमड़ी को शेर खा लेता है। तो ये आपस में क्या है डियर? ये एक चक्र है खाद्य का, एक दूसरे पर निर्भर हैं। यही क्रिया पूछ रहा था प्रश्न में, तो ये कहलाती है खाद्य जाल। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संगठक को चुनिए। जैविक का अर्थ ये होता है जिसमें जीवन संभव हो, यानी कि जिसमें जीवन की उपस्थिति होती है वो जैविक घटक कहलाते हैं, और जिनमें जीवन नहीं पाया जाता वो अजैविक घटक कहलाते हैं। तो जैविक घटक पूछ रहा है, क्या क्लोरोफिल है, प्लवक है, सूर्य का प्रकाश है या मृदा है? तो डियर जो जैविक संगठक है पारिस्थितिकी तंत्र का वो प्लवक है। अब प्लवक है बी ऑप्शन। अब आपके माइंड में आया होगा कि ये प्लवक क्या है, तो आपको दिखाते हैं कि प्लवक क्या है डियर। ये देखिए, ये छोटे छोटे जो आपको समुद्र में कीड़े दिखाई देते हैं सफ़ेद रंग के, बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं, ये प्लवक होते हैं। अब ये इतना ज़्यादा चमकीले क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है डियर। तो याद रखिएगा, इसका जो एकदम करेक्ट ऑप्शन है प्लवक होगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं डियर, और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, जिन्हें हम और आप जो है लेते हैं डियर। तो अब बता देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% विद्यमान है। अगर पूछ ले कि नाइट्रोजन कितनी है तो 78% विद्यमान है। ऑक्सीजन पूछ ले तो लगभग 21%। अगर हीलियम पूछता है तो 0.001% मौजूद है डियर। तो नोट रखिएगा, चारों गैसों का परसेंटेज भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है शाक भक्षी, मृतक भक्षी, मांस भक्षी या रसायन भक्षी? तो अपशिष्ट उत्पाद यानी कि आप उनको कह सकते हैं क्या? मृतक भक्षी, जो कि मरे हुए जानवरों का, मृत शरीर का जो है उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो मृतक भक्षी कहलाते हैं। और मृतक भक्षी का उदाहरण आपको दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई जानवर मर गया, भैंस या गाय इत्यादि का बछड़ा, जब आप उसको फेंकने जाते हैं डियर, तो जब उसमें आप देखते हैं छोटे छोटे जो कीड़े लग जाते हैं, उसमें जो कीड़े उनमें बैठे होते हैं वो ही मृतक भक्षी कहलाते हैं। और वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं जीवाणु और कवक। ये भी आप नोट रखिएगा, जीवाणु और कवक होते हैं, और इन्हें जो है क्या अपघटन कर्ता भी कहा जाता है, अपघटक भी कहा जाता है, डिकम्पोजर भी कहा जाता है, मृतक भक्षी भी कहा जाता है डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक। उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक या उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक? तो आपको पहले मैं बता चुका हूं कि पहले क्या उत्पादक आते हैं, फिर जो है उपभोक्ता आते हैं, फिर अपघटक आते हैं। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब ये पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की बात की जा रही, तो हमेशा पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक दिशीय होता है। नोट कर लीजिएगा,
अगर पूछे कि एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा कितने % जो है एब्जॉर्ब की जाती है, तो मात्र 10% ऊर्जा ही एब्जॉर्ब होती है और 19% ऊर्जा 90% ऊर्जा का क्या ह्रास हो जाता है। अगर पूछ ले कि यह 10% का नियम किसने दिया था, तो आप बताएंगे कि यह नियम साहब लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एग्जाम में पूछा गया है 10% का नियम, तो यह लिंडमैन का है। इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वीडियो अगर शिद्दत से आपको समझ में आ रहा है मेरा एक्सप्लेनेशन, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना ना भूलें डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। घास भूमि के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर की उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या मांसाहारी या शाकाहारी? तो घास भूमि का जो पारितंत्र है इस खाद्य श्रृंखला में जो सबसे उच्च स्तर का जो है उपभोक्ता है डियर, वो मांसाहारी होता है। बता दे डियर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, मांसाहारी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रासायनों की निरंतर बढ़ती जो मात्रा है वो क्या कहलाती है? पारिस्थितिक संतुलन, जैव सांद्रण, खाद्य स्तर या जैव अपघटन? तो खाद्य श्रृंखला में जो आप घातक रासायनों का निरंतर प्रयोग करते जा रहे हैं, जिसकी मात्रा बढ़ती जा रही है डियर, वो जैव सांद्रण कहलाती है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जैव सांद्रण क्या है तो मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई जलीय पौधा है, तो उसकी जो जड़ होती है डियर, जो जड़ जो उसमें जो है सांद्रता हो जाती है, यानी कि जो ऑक्सीजन को, यानी कि जो भोजन बनाने की क्रिया है, जो जल को अपने पार्ट के ऊपर भागों तक ले जाता है, वो एकदम संकुचित हो जाता है, रुक जाता है। तो यही क्रिया जैव सांद्रण कहलाती है और फिर क्या उस पौधे की क्या मृत्यु हो जाती है डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटनकर्ता? तो शाकाहारी पूछ रहा है डियर, तो पहले तो हरे पौधे उत्पादक होते हैं, फिर उनको कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता ही खाता है और वो ही क्या शाकाहारी होता है। तो बी ऑप्शन में लिखा है प्राथमिक उपभोक्ता, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है डियर, बी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं, प्राथमिक उपभोक्ता भी आप पिछले प्रश्न में देखे हैं, शाकाहारी होते हैं पहले उपभोक्ता। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, या जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र? तो बात आई है इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र की। तो बता दें पारिस्थितिक तंत्र की बात सबसे पहले 1935 में एजी टेंसले महोदय ने की थी और इकोसिस्टम की जो सही परिभाषा है वो है जीव समुदाय और उसके वातावरण का क्या संतुलित तंत्र। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब अगर पारिस्थितिकी की बात पूछ लेता तो आप बताएंगे कि पारिस्थितिकी के जो जनक है वो अर्नेस्ट हैकल माने जाते हैं, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र के जो है एजी टेंसले माने जाते हैं। दोनों में अंतर है, नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पेन से। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? रेगिस्तान, समुद्र, वन या कृषि भूमि? तो जो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है डियर वो समुद्र है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, समुद्र जो है सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। यदि एक मेढक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, या प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, या द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को? तो डियर क्या कर रहा है, एक मेढक जो है वो किसको खा रहा है? टिड्डे को। तो टिड्डा क्या है डियर? तो टिड्डा जो आता है ये आता है डियर प्राथमिक उपभोक्ता में, और जो टिड्डे को खाता है मेढक तो पहले से क्या दूसरे में जा रहा है, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्योंकि जो टिड्डा होता है ये शाकाहारी होता है, ये पेड़ पौधों को खाता है, और जो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी को मेढक खा लिया। मेढक को अगर सर्प खाता तो तृतीयक उपभोक्ता होता, और अगर जो सर्प को जो है मोर खाता तो वो सर्वाहारी यानी कि सर्वोच्च जो है सबसे ऊपर का जो है वो जो है उपभोक्ता कहलाता डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल या मृदा? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है डियर वो तालाब है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर पूछ ले कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण बताइए तो आप बताएंगे साहब धान का खेत जो है, धान के खेत को हम कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण के रूप में जानते हैं, और इसमें से जो है मीथेन गैस का जो है उत्सर्जन होता है CH4, नोट डाउन कर लीजिएगा।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अनमृत्य जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर या ओमनीवेयर। तो जो दूसरे जीव जंतुओं पर क्या अपने रहकर अपना जीवन निर्वाहित करते हैं डियर, वो कहलाते हैं स्कैवेंजर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम क्लोराइड। तो आम को पकाने के लिए हम कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको एसिटिलीन और एथिलीन भी मिल जाएगा, तो वो भी क्या हरे आम को पकाने में मदद करते हैं। एसिटिलीन और एथिलीन द्वारा भी हम आम को पका लेते हैं डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट रखिएगा। आम का जो वैज्ञानिक नाम है ये मैजीफेरा इंडिका है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भिंडी में पाया जाता है फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी या ये सभी। तो भिंडी में जो डियर फास्फोरस भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी तीनों ही चीजें क्या भिंडी में पाई जाती हैं। लेकिन अगर पूछ लेता प्रश्न में कि भिंडी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि फास्फोरस, सबसे ज्यादा भिंडी में फास्फोरस ही पाया जाता है डियर, नोट रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है दूध, मांस, सोयाबीन या अंडा। पूछ रहा है प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? दूध में भी प्रोटीन पाई जाती है, मांस भी पाया जाता है, अंडा में भी, सोयाबीन में। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है, तो आप बताएंगे कि सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। सोयाबीन के बाद मूंगफली में दूसरे नंबर की प्रोटीन पाई जाती है। और सोयाबीन का जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को हम सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब बात करते हैं आज के अपने अगले और अंतिम प्रश्न की। मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? मलेरिया फैलाने के लिए, संक्रमण फैलाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए या अंडे देने के लिए। तो मादा जो मच्छर है वो रक्त चूसने का कार्य करती है डियर, वो अपने जीवन को क्या बचाने के लिए करती है डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये थे टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पर्यावरण जगत से संबंधित थे। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको शिद्दत से समझ में आए होंगे। अगर एक एक प्रश्न आपको शिद्दत से समझ में आया है और आपको लगा है कि यहाँ से हमने कुछ अच्छी चीज़ें प्राप्त की हैं, तो वीडियो को शेयर करें और दबा कर लाइक करें। और पहली बार आप आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे जल्द ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।